Assalamualaikum and welcome to our very first exciting series on Node.js। तो इस सीरीज को लेके हमारा मोटिव यही होगा कि हम Node.js की इंटरनल वर्किंग से लेके इसके सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। एंड इस पूरी सीरीज का जो गोल है, जो पर्पस है, वो यही है टू टीच यू ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स, ऑल दोज थिंग्स यू विल एवर नीड टू मास्टर Node.js। कि इसके बाद आप Node.js में एकदम प्रोफिशिएंट लेवल पे काम कर सकें, कर सकें और आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे आपको Node.js पे काफ़ी फ्री प्लेटफ़ॉर्म्स पे बहुत फ्री प ट्यूटोरियल्स मिल जाएँगे, पर ये वाली सीरीज़ कुछ अलग होने वाली है। मेरा जिस तरह का पढ़ाने का अंदाज़ है, मैं चीज़ों के डेप्थ में जाना पसंद करता हूँ कि कुछ चीज़ हो रही है, तो उसके पीछे की रीज़निंग क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत फ़ोकस करता हूँ। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, ये एफर्ट पसंद आए या आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश है, तो हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है। यू कैन ऑलवेज़ ड्रॉप अस कमेंट और हम इसका ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आएँ हम शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं Node.js। The first question that arises is what is Node.js? Node.js क्या है? ये किस भला का नाम है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता काफ़ी टाइम तक कि Node.js आखिर है क्या? कि ये आया एक फ्रेमवर्क है या एक लाइब्रेरी है या एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। काफ़ी लोग इन तीनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर रहे होते हैं जबकि ये बहुत गलत क्योंकि तीनों टर्म्स में बहुत मैसिव डिफरेंस है। और हम इन तीनों टर्म्स को आपस में इंटरचेंजेबली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में डेप्थ में जाके कि नोड.जेएस है क्या? कि ये एक फ्रेमवर्क है या ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट है या ये एक लाइब्रेरी है। तो मैं इस पॉइंट पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमने ज़िंदगी में अभी तक कहीं न कहीं थोड़ा कम ज़्यादा जावास्क्रिप्ट पे काम किया है। जावास्क्रिप्ट को कोड किया है या एटलीस्ट हम उससे बेयर मिनिमम फ़ेमिलियर ज़रूर हैं। अच्छा, मेरा इस सीरीज़ को लेके मोटिव यही है कि मैं इस सीरीज़ को एकदम बिगिनर फ्रेंडली बनाऊँ। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप को बहुत एक्सपर्ट लेवल पे आपने जावास्क्रिप्ट को कोड किया हो या आपको जावास्क्रिप्ट को बहुत आपको पता हो उसके बारे में, ऐसा नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इससे फ़ैमिलियरिटी है, देन यू आर गुड टू गो। यू विल बी इंशाल्लाह एबल टू फॉलो अप दिस सीरीज़ इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक बहुत बेसिक से सवाल से, जिसका जवाब हम में से सबको इंशाल्लाह पता होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? उसकी ज़रूरत क्या पेश आई इस्तेमाल करने की? तो इसको मैं अगर एक लाइन में जवाब दूँ इस सवाल का, तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि जावास्क्रिप्ट गिव्स लाइफ टू योर वेब पेज और योर वेबसाइट, है ना? जावास्क्रिप्ट के बिना आप अपनी वेबसाइट को डायनामिक नहीं बना सकते, कि वेबसाइट हमेशा स्टैटिक रहेगी। या अगर मैं कहूँ कि मुझे एक काउंटर की वेब ऐप बनानी है काउंटर की, जिसमें व्हेन अ पर्सन क्लिक्स ऑन द प्लस बटन, द नंबर इंक्रीमेंट्स। हमें इसके लिए भी जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। या अगर मैं कहूँ कि व्हेन अ पर्सन क्लिक्स ऑन अ बटन और समथिंग, तो अ, मेरा वेबसाइट का लेआउट बदल जाए, उसका बैकग्राउंड बदल बदल जाए, इसके लिए भी मुझे जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज़ अ हार्ट और ब्रेन ऑफ माय वेबसाइट। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि जावास्क्रिप्ट का क्या क्या पर्पस है क्यों इस्तेमाल क्यों होती है। पर जावास्क्रिप्ट आखिर है क्या? जावास्क्रिप्ट तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, तो वैसे तो सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वाई जावास्क्रिप्ट? वाई हर कोई इसके पीछे भाग रहा है? वाई हर किसी को जावास्क्रिप्ट ही सीखनी है? हर कोई को जावास्क्रिप्ट ही पढ़ानी है हर किसी को? ऐसा क्यों है? इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? इसका बहुत आसान सा जवाब है कि जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द ब्राउजर्स। क्या मतलब सर इस बात का? सर इस बात का मतलब ये है कि ब्राउजर्स को है ना वो जावास्क्रिप्ट समझ आती है। अच्छा सर, हाँ, क्योंकि ब्राउजर्स कोई जबान है वो, आप ऐसा समझें, उनको वही समझ आती है। अच्छा, तो सर आप कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पर ब्राउजर्स की है, ऐसा ही है। तो सर अगर जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जैसे तो हम जावा कोड करते हैं या सी कोड करते हैं, तो उसको कोड करके हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है जो उस कोड को एग्ज़ीक्यूट करे। जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो जावास्क्रिप्ट का भी तो कोई ना कोई कंपाइलर होना चाहिए ना? आखिर आप कह रहे हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी ना किसी कंपाइलर की ज़रूरत तो होती है एग्ज़ीक्यूट करने की। बिल्कुल सही बात है। तो है ना इसका कंपाइलर भी? तो कहाँ है इसका कंपाइलर? तो इसका कंपाइलर को हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन।
जो हर ब्राउज़र के पास होता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहाँ चलती है? जावास्क्रिप्ट तो ब्राउज़र पे चलती है। तो हर ब्राउज़र के पास अपना एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, जिसको आप अभी के लिए कंपाइलर की तरह समझ लें। लेकिन वैसे अगर मैं इसकी कोर लेवल पे जाऊँ तो इंजन में और कंपाइलर में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम ऐसा समझ भी लें कि ये कंपाइलर है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। तो हर ब्राउज़र के पास समझें एक एक जावास्क्रिप्ट को रन करने का कंपाइलर है, तभी तो उसको जावास्क्रिप्ट समझ आती है। तो अब हर ब्राउज़र के पास ना अपना जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। जैसे क्रोम के पास अपना है, मोज़िला के पास अपना है, सफारी के पास अपना है। जैसे हम देखते हैं कि क्रोम के पास जो है ना, गूगल क्रोम के पास है अपना एक V8 इंजन, क्रोम का V8 इंजन। मोज़िला के पास है स्पाइडर मंकी और सफारी वालों के पास है जावास्क्रिप्ट कोर। सर वैसे तो आपने स्पाइडर मैन और जावास्क्रिप्ट कोड को व्हाइट कलर से लिखा है। आपने क्रोम V8 को इतना हाईलाइट क्यों किया हुआ है? इसको V8 को आपने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है? इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है? तो सर इसको इंपॉर्टेंस देने की वजह ये है कि हमारा जो पूरा नोड जेएस है ना, वो V8 पे ही बेस करता है। अच्छा सर, ऐसा क्यों? सर क्रोम हमारा नोड जेएस जो है वो क्रोम के V8 इंजन पे ही क्यों बेस कर रहा है? वो स्पाइडर मैन पे क्यों नहीं करता है? जावास्क्रिप्ट पे क्यों नहीं करता? यही तो बात है कि क्रोम का V8 इंजन जो है सबसे बेहतर है। तभी मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाया। कैसे बेहतर है सर? क्योंकि क्रोम का V8 इंजन जो है बहुत एफिशिएंट है, बहुत फास्ट। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट कोड को ना एग्जीक्यूट करने में बहुत फास्ट है। कैसे सर? वो जावास्क्रिप्ट को कोड को फौरन से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मशीन कोड क्या होता है सर? मशीन कोड इज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस, जो आपके प्रोसेसर को डायरेक्ट समझ आए, जो आपके प्रोसेसर की नेटिव जबान है। अच्छा, हाँ, तभी जो आपका क्रोम का V8 इंजन है वो जबरदस्त है, बहुत फास्ट है। स्पाइडर मंकी का ये सीन है कि स्पाइडर मंकी जो है वो भी वैसे अच्छी स्पीड है, मॉडरेट स्पीड है, लेकिन वो क्लाइंट साइड के लिए ऑप्टिमाइज है, वो सर्वर साइड के लिए इतना ऑप्टिमाइज है नहीं। अच्छा, लेकिन सर बात तो ये आ गई कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड ये तो दो अलग अलग चीजें आ गई। ये तो आपने बताया ही नहीं। तो सर हम इसको बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड में अभी एक्सप्लोर करेंगे कि क्लाइंट साइड क्या है और सर्वर साइड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। बस अभी के लिए आप ये मान लें कि दो साइड्स हैं, एक क्लाइंट साइड है, एक सर्वर साइड है। और अभी के लिए ये मान लें कि स्पाइडर मंकी जो है वो क्लाइंट साइड के लिए ऑप्टिमाइज था, सर्वर साइड के लिए नहीं था। आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। और जावास्क्रिप्ट कोड का सीधा सा फंडा है कि ये एप्पल वालों का है और एप्पल ने इसको अपने एनवायरनमेंट के लिए ऑप्टिमाइज करके और एफिशिएंट बनाया हुआ है। इसको नॉन एप्पल एनवायरनमेंट के लिए इतना ही ऑप्टिमाइज नहीं, इसलिए हमारे काम का नहीं था, इसलिए नोड जेएस वालों के काम का था नहीं। इसलिए यहाँ पे जीता कौन? V8, जो कि बहुत फास्ट है, इसकी मेमोरी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है क्रोम V8 जो है बहुत ज़बरदस्त था। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस ये जो है ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है इसका कोड अवेलेबल था। अच्छा, अब जो बात आती है ये आती है दो साइड्स की, जो है ना अभी आपको बताया, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। बात ये क्लाइंट साइड क्या है? क्लाइंट साइड हर वो काम है, हर वो टास्क है जो आपका ब्राउजर या आपका यूजर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हम ब्राउजर को क्लाइंट मान के ही चलते हैं, ब्राउजर ही हमारा क्लाइंट होता है। और सर्वर साइड क्या होता है? सर्वर साइड हर वो काम, हर वो टास्क होता है जो आपका सर्वर परफॉर्म कर रहा हो। अच्छा सर, एग्जाम्पल लेके समझाएं। देखिए क्लाइंट साइड में क्या है, जैसे आपका वेब पेज को डिस्प्ले करना, कौन डिस्प्ले करता है? ब्राउजर का काम है डिस्प्ले करना आपके वेब पेज को। तो वो काम किसका है? ब्राउजर का। तो यानी कि ये क्या हो गया? क्लाइंट साइड का हो गया। अच्छा, अब डेटाबेस से कनेक्टिविटी, ये किसका काम है? ये ब्राउजर का काम तो नहीं है, ये तो सर्वर, ये तो आपके सर्वर साइड का काम है, सर्वर का काम है, सर्वर में होता है ये काम। तो ये वाला काम किसका हो गया? सर्वर साइड का। अब हम इसको ना एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अभी मुझे पता है आपके जहन में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, अभी हम इसको एक नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जाम्पल मैंने रखी है, इसी वजह से रखी है, स्पेशली ऐड करी है ताकि हमें समझ आए एक सिनेरियो के थ्रू, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के थ्रू, कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड आपस में काम कैसे करें, इंटरेक्शन कैसे करें। अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हर वो काम जो यूजर परफॉर्म कर रहा है या ब्राउजर परफॉर्म कर रहा है वो क्लाइंट साइड है, हर वो काम जो सर्वर परफॉर्म कर रहा है वो आपका सर्वर साइड। अच्छा सर, तो अब यहाँ पे दो चीजें आ गई। अब हम यहाँ पे ना देखते हैं एक एक ये वैसे तो बहुत डिटेल टॉपिक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल। इसको हम अगली वीडियो में भी, आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह बहुत डिटेल में, डेप्थ में क्लियर करेंगे। अभी के लिए मैंने बहुत बेसिक्स यहाँ पे बनाया हुआ है कि एक रिक्वेस्ट है, एक रिस्पॉन्स है, और इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और हमारा मोटिव ये है जानने के क्लाइंट साइड क्या है और सर्वर साइड क्या है। तो देखिए, बेसिकली होता ये है कि मैं एक क्लाइंट हूँ, ब्राउजर मेरा क्लाइंट है। मैंने अपना गूगल क्रोम खोला। गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है।
मैंने खोला, मैंने खोल के उस पे सर्च टैब पे बाहर पे लिखा, मैंने लिखा google.com। अच्छा भाई, google.com लिख दिया। google.com जैसे मैंने लिख के मैंने टैप किया या एंटर प्रेस किया, तो मेरे कंप्यूटर से या मेरे लैपटॉप से एक रिक्वेस्ट गई। एक रिक्वेस्ट पे कहाँ गई? गूगल के सर्वर पे। गूगल के सर्वर पे गई और उसने गूगल के सर्वर पे रिक्वेस्ट गई। ठीक है। उसके अगेंस्ट मुझे गूगल का सर्वर जो है एक रिस्पॉन्स भेजेगा। अच्छा, रिस्पॉन्स वो क्या भेजेगा? मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था google.com। अब मैं गूगल को होम पेज मांगा, तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर देखेगा कि भाई मेरे पास रिक्वेस्ट चाहिए, यूजर जो है जैन साहब जो है वो मांग रहे हैं गूगल का होम पेज। अगर मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं दे देता हूँ, नहीं पड़ा हुआ तो एरर दे देता हूँ। तो ये अगर उनको वो अपने पास देखेंगे, उनको मिल जाएगा गूगल का होम पेज, वो लाके मुझे रिस्पॉन्स के तौर पे दे देंगे। क्या देंगे? वो मुझे फाइल्स देंगे। कौन सी फाइल? एच टी एम एल की, डॉट एच टी एम एल, डॉट सी एस एस, डॉट जावास्क्रिप्ट। ऑन कोर लेवल जो है ना, हर सर्वर यही 3 फाइल्स को दे रहा होता है रिस्पॉन्स के तौर पे क्लाइंट को, ब्राउजर को। ब्राउजर का क्या काम है? आप कहेंगे कि सर जी, मेरा सर हमारे पास तो सामने डॉट एच टी एम एल या डॉट सी एस एस या डॉट जे एस नहीं आता, हम तो google.com लिखते हैं, हमारे पास तो गूगल का पेज खुलता है सामने, ये फाइल थोड़ी आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये काम बैकएंड पे चलता है, यही काम ब्राउजर का है। ब्राउजर रिसीव करता है वो तीनों फाइल, डॉट डॉट एच टी एम एल, डॉट सी एस एस, डॉट जे एस, पर उसका काम है उसको रेंडर करके यूजर को दिखाना। यूजर को तो वो तीनों फाइल समझ नहीं आएंगी। यूजर को क्या चाहिए? एंड प्रोडक्ट। उसको चाहिए कि मुझे वो गूगल लिखा हुआ दिखे, वो सर्च टैब दिखे जहाँ पे मैं सर्च करूँ। तो वो कैसा होता है? वो तीनों फाइल्स को रेंडर करता है, डिस्प्ले करता है। यही तो काम है ब्राउजर का। ब्राउजर का मेन काम है, वन ऑफ द मेन टास्क में ये एक टास्क है ब्राउजर का कि यूज के वेब पेजेस को रेंडर करना। ये डॉट एच टी एम एल, डॉट सी एस एस, डॉट जावास्क्रिप्ट को मिला के उसको रेंडर करना क्लाइंट के पेज पे, क्लाइंट के स्क्रीन पे। तो आप कह रहे हैं कि सर मैंने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट के तौर पे मुझे 3 फाइल्स मिली। ऑन इट्स कोर लेवल वैसे और भी होती हैं, पर ऑन इट्स कोर लेवल ये तीनों फाइल्स ही आती हैं, क्योंकि ब्राउज़र को ये तीनों फाइलें समझ आती हैं, डॉट जेएस, डॉट सीएसएस, डॉट एचटीएमएल। इसके अलावा कुछ चौथी फाइल जावा ब्राउज़र को आपको समझ आती नहीं। तो सर आप तो हमें क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पढ़ा देते हैं, आप तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल पढ़ाने बैठ गए। तो हाँ, अब बात यह है कि यहाँ पे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कैसे फिट हो रहा है, मैं आपको बता। मैंने आपको क्या बताया कि क्लाइंट साइड हर वो काम है जो ब्राउजर परफॉर्म कर रहा है, और सर्वर साइड हर वो काम है जो सर्वर परफॉर्म कर रहा है। तो अब ये रिक्वेस्ट कहाँ से गई? ये रिक्वेस्ट किसने करी? रिक्वेस्ट ब्राउजर ने करी ना। मैंने ब्राउजर पे लिखा google.com एंटर किया, तो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट करी कहाँ? गूगल के सर्वर के ऊपर, कि भाई मुझे अपना होम पेज ला के दे दो, गूगल का होम पेज ला के दे दो। तो ये रिक्वेस्ट किसका काम हो गया? क्लाइंट साइड का, एग्जैक्टली exactly। रिक्वेस्ट किसका काम हो गया? भेजना क्लाइंट साइड का, क्योंकि किसने किया? ब्राउजर ने किया। अच्छा, सर्वर ने क्या किया? अपने पास तलाश किया और उसको मिला तो उसने दे दिया, नहीं मिलता तो वो एरर देता। जो इन एनी केस रिस्पॉन्स सेंड हो रहा था। रिस्पॉन्स क्या? रिस्पॉन्स किसने सेंड किया? सर्वर ने। सर्वर ने रिस्पॉन्स सेंड किया, यानी ये काम किसने किया? सर्वर ने। वो अंदर ढूंढना वूढना वो सारा काम किसका? सर्वर का। तो वो सारे काम किसके हो गए? सर्वर साइड। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ तो ये रिक्वेस्ट वाला जो काम है यह है क्लाइंट साइड का, ये रिस्पॉन्स वाला जो काम है यह है सर्वर साइड का। अब आपको शायद इस अ, छोटा सा ओवरव्यू से ये क्लियर होगा। वैसे ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल्स को, हम इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत डिटेल में कवर करेंगे, बहुत डिटेल में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि इनिशियली जो जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी ना, वो बनाई गई थी क्लाइंट साइड के लिए। क्लाइंट साइड को मैं फ्रंट एंड भी कहूँ ना, तो उसमें कोई मुजाहिका नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं, क्योंकि क्लाइंट साइड इज बेसिकली फ्रंट एंड। क्लाइंट साइड फ्रंट एंड ही है ना। वही बात आ गई, हर वो काम जो ब्राउजर परफॉर्म कर रहा है वो आपका क्लाइंट साइड है ना। तो ब्राउजर क्या काम कर रहा है? वो आपके एच टी एम एल, डॉट एच टी एम एल, डॉट सी एस एस, डॉट जावास्क्रिप्ट को तो रेंडर कर रहा है, और क्या कर रहा है ना, इसके अलावा तो कोई काम नहीं कर रहा। तो ये आपके डॉट एच टी एम एल, डॉट जावास्क्रिप्ट, डॉट सी एस एस है क्या? फ्रंट एंड है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो इनिशियली बनाई गई थी फ्रंट एंड के लिए, उसका बैक एंड से कोई काम नहीं था। उसके अंदर आपको विंडोज के ऑब्जेक्ट के मतलब डॉट विंडोज के ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, डॉम मैनिपुलेशन के आपको मतलब तमाम आपको वो चीजें मिल जाती हैं, टूल्स मिल जाते हैं जिससे आप डॉम मैनिपुलेट कर देते हैं। विंडो का ऑब्जेक्ट मिल जाता, जैसे आपको डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाता, एक्सेट्रा। तो आपको अब बेसिक आइडिया क्या है कि जावास्क्रिप्ट जो थी वो पहले फ्रंट एंड के लिए, ठीक है, अभी वो बैक एंड पे आई भी नहीं, मतलब अभी वो क्लाइंट साइड पे काम कर रही है, फ्रंट एंड पे काम कर रही है, सर्वर साइड पे की तरफ नहीं है। सर्वर साइड पे क्या है? बैक एंड है, ठीक है ना।
ये क्लाइंट साइड क्या है, फ्रंट एंड है, सर्वर साइड क्या है, बैक एंड है। तो सॉरी, हाँ, क्लाइंट साइड क्या है आपका, सर्वर, क्लाइंट साइड आपका क्या है, फ्रंट एंड, सर्वर साइड क्या है आपका, बैक एंड। तो अब जावास्क्रिप्ट इनिशियली तो यहाँ पे काम कर रही है, नोड जेएस से पहले जावास्क्रिप्ट थी और वो यहाँ पे काम कर रही थी कौन सी फाइल के साथ, डॉट एच टी एम एल, डॉट सी एस एस, डॉट जेएस, बस जावास्क्रिप्ट का यही काम था। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे फंडा आता है कि भाई नोड जेएस, यहाँ पे पूरी कहानी स्टार्ट होती है नोड जेएस की। अब बात ये, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इनका नाम था रैंड डेल्गर। ठीक है, इन्होंने ये सोचा कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है वो हम क्लाइंट साइड पे इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे। इनने कहा यार मुझे जावास्क्रिप्ट जो है वो सर्वर साइड पे भी तो इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ ना, मतलब बैकएंड का कोड भी तो मैं जावास्क्रिप्ट पे जैसे लिख सकता हूँ ना। बिल्कुल लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताते चलूँ कि एक और बात मुझे ऐड करनी है, मैं आपको बताना भूल गया था कि आपके पास जो है ना, जब भी आप किसी भी रिक्वेस्ट करते हो ना, किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे google.com के होम पेज मांगा था सर्वर से, तो उसने मुझे क्या रिटर्न किया, गूगल को होम पेज रिटर्न। आपको जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो ना, उसका सर्वर आपको 3 फाइल्स देता है, डॉट जेएस, डॉट एचटीएमएल, डॉट सीएसएस। ठीक है, वो आपका ब्राउजर डाउनलोड करता है, रेंडर करता है। बैकएंड, बैकएंड जो है वो हमेशा आपके सर्वर पे ही रहता है। मतलब बैकएंड की जो फाइल्स हैं जिसमें आपने बैकएंड लिखा हुआ है, वो आपके सर्वर पे ही रहता है। वो सर्वर के थ्रू ही मैनेज कर रहा होता है, हो रहा होता है। लाइक फ्रंट एंड जो है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने google.com लिखा यूआरएल और उस पर क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट गई यूआरएल गूगल के सर्वर ने उठा के आपको डॉट एच टी एम एल, डॉट सी एस एस, डॉट जे एस की फाइल्स दे दी, और वो आपके ब्राउजर ने डाउनलोड कर ली, वो उसने आपको एक अच्छा सा उसको रेंडर करके आपको गूगल का होम पेज दिखा। ठीक है, फ्रंट एंड आपका जो है वो आपका ब्राउजर मैनेज कर रहा होता है, वो आपके ब्राउजर पे चल रहा होता है। लेकिन जो उसके पीछे की फंक्शनैलिटी है, जो उसके पीछे का बैकएंड है, वो आपके ब्राउजर पे नहीं चल रहा होता, वो सर्वर पे चल रहा होता है। आपको देख ऐसा रहा है कि मैं अपने कंप्यूटर पे चला रहा हूँ, मैं google.com चला रहा हूँ, तो सब मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है, ऐसा नहीं, वो पीछे बैकएंड से मैनेज हो रहा है। बैकएंड का है, सर्वर पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके ब्राउजर पे सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रंट एंड की फाइल्स दिख रही हैं जो आपके ब्राउजर पे होती है। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। इन शॉर्ट कहूँ तो क्लाइंट साइड पे या फ्रंट एंड पे या आपके ब्राउजर पे सिर्फ 3 फाइल चल रही होती है फ्रंट एंड की, और आपके जो बैक एंड पे, वो आपके सर्वर पे ही होता है, और वो आप क्लाइंट को या मतलब ब्राउजर को नहीं देते। अच्छा, तो बात चल रही थी रैनडेल की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई मैं, इन्होंने इनिशियली मैं आपको बताया कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे चल रही थी ब्राउजर के ऊपर। इन्होंने कहा यार सर्वर साइड पे भी चलाओ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से पहले सर्वर के लिए या बैकएंड के लिए आप इस्तेमाल कर रहे थे, पीएचपी इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। लेकिन इन्होंने कहा जब जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है फ्रंट एंड के लिए, तो वो यहाँ पे भी हो सकती है। इनका ये आइडिया है। अब इन्होंने इस पे वर्किंग स्टार्ट की, इन्होंने कहा ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे करने के लिए इन्होंने दो काम किए, इन्होंने दो काम किए। अब देखें, जावास्क्रिप्ट क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, जावास्क्रिप्ट है ऑन इट्स कोर लेवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही तो है ना। अब जावास्क्रिप्ट को रन होने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था ब्राउजर के पास ऐसा क्या चीज है जिससे वो जावास्क्रिप्ट को रन करता है। एग्जैक्टली, जावास्क्रिप्ट इंजन। तो जावास्क्रिप्ट इंजन चाहिए। तो एक तो उन्होंने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट इंजन, जो कि हम कौन सा उठा रहे हैं, क्रोम V8 इंजन, जो मैंने अभी आपको बताया, क्यों क्यों उठाया, क्योंकि वो सबसे अच्छा था, सबसे फास्ट था। क्रोम V8 इंजन उठा लिया। हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के इंजन को उठा लिया, यानी कि क्रोम V8 इंजन को उठा लिया। वैसे तो और सारे थे, पर क्रोम V8 क्योंकि सबसे अच्छा था, हमने वो उठा लिया, और था भी ओपन सोर्स। और अब देखिए, जावास्क्रिप्ट इनिशियली मैंने आपको बताया कि वो फ्रंट एंड के लिए डिजाइन हुई है, उसमें सारे आपको वो ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट के मेथड में, और डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट, विंडो का ऑब्जेक्ट, जिससे आप डॉम मैनिपुलेशन कर सकते थे, यानी कि फ्रंट एंड को आप मैनिपुलेट कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे। बैक एंड के लिए उसके लिए कोई फंक्शन नहीं था। अब हमें इसको सर्वर साइड पे इस्तेमाल करना है, यानी बैक एंड लिखना, तो उसके लिए हमें फंक्शंस चाहिए, जो कि उसमें इनिशियली नहीं थे, इनिशियली उसमें नहीं थे। तो उसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट, उसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट इंजन में उठा लिया। पहला काम तो हमने ये किया। और हमें अब उसके लिए, अब हमें क्या चाहिए, बैकएंड के फंक्शंस चाहिए, जिससे हम बैकएंड लिख सकें, है ना। तो उसके लिए हमने कुछ ऐसी पावर, ऐसी शक्तियां, ऐसे समझे कैपेबिलिटीज डाली उसके अंदर, कि जिससे आपके जावास्क्रिप्ट जो है वो इनेबल हो गई। क्या है, किसके लिए भी इनेबल हो गई, कि आप उससे अब अपना बैकएंड लिख सकते हैं। मैं आपको वापस बताता हूँ। दो काम किए रेंडेल ने। एक, जावास्क्रिप्ट का इंजन निकाला। क्यों, क्योंकि उसके बिना आप चला नहीं सकते थे।
आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलाने के लिए उसका कंपाइलर चाहिए होता है। तो उन्होंने वो कंपाइलर निकाला जो कि क्रोम V8 इंजन था। क्यों? क्योंकि वो सबसे बेहतरीन था। दूसरा काम, अब जावास्क्रिप्ट चल रही है आपके पास, लेकिन अब बात ये है कि जावास्क्रिप्ट इनिशियली क्यों बनाई गई थी फ्रंट एंड को मैनेज करने के लिए। उसमें आपको विंडो ऑब्जेक्ट मिल जाता, आपको उसमें डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाता, लेकिन वो हमारे काम का नहीं था। हमें क्या करना है, हमें बैकएंड लिखना है उससे, है ना? तो अब हमें उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज डालनी पड़ेंगी, ऐसे फंक्शंस डालने पड़ेंगे, ऐसे मेथड डालने पड़ेंगे, ऐसे टूल्स डालने पड़ेंगे जिससे हम उसको बैकएंड लिखने में हमें फायदा हो। तो हमने उसके अंदर ऐसे ना मिक्सचर किया, ऐसे हमने कैपेबिलिटी उसमें ऐसी पावर्स डाली कि अब जो है ना, कि अब जो चीज हमारे पास तैयार हुई है ना, उससे हम जो है उसको एक तो ब्राउज़र के बाहर भी चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट का इंजन निकाल लिया। सेकेंडली वो चीज़ इतनी कैपेबल है जिससे हम बैकएंड लिख सकें। समझ आ रही है आपको मेरी बात? कि उससे हम बैकएंड लिख सकें। ठीक है? अब हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र से बाहर निकाला। ब्राउज़र से बाहर आ गया क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट का इंजन ही बाहर निकाला है ब्राउज़र से, तो अब हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर भी चला सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ नोड जेएस का असल स्ट्रक्चर क्या है। अब आपको ये देख के समझ आएगा। नोड जेएस कुछ भी नहीं है। नोड जेएस आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। कैसा एनवायरनमेंट है? जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट को लिख रहे हो। जावास्क्रिप्ट एट द एंड आप लिख जावास्क्रिप्ट ही रहे हो। नोड जेएस कोई लैंग्वेज नहीं है। वो एक जस्ट एक रन टाइम एनवायरनमेंट ही है। आप उसके अंदर एट द एंड कोड जेएस ही कर रहे होते हो। नोड जेएस एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपको जावास्क्रिप्ट कोड करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको हमने क्या बताया कि जावास्क्रिप्ट कोड करने के लिए हमें उसका एक कंपाइलर चाहिए जो कि V8 इंजन है, जो कि कोई भी इंजन है। हमने यहाँ पे नोड जेएस ने V8 इंजन उठाया क्रोम का। तो एक उसके समझे एक लेयर उसकी है, एक लेयर हमारे पास V8 इंजन की है, उसके ऊपर मॉड्यूल्स हैं। एक और लेयर मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्यों है? मॉड्यूल्स इसलिए चाहिए कि हमें वो शक्तियां चाहिए, वो कैपेबिलिटीज चाहिए, वो पावर्स चाहिए। क्यों? जिससे हम जावास्क्रिप्ट को इस काबिल कर सकें, हम उससे कि हम उससे बैकएंड लिख सकें। वरना जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए थी। तो इन दो चीजों का मिक्सचर जो है ना, इसको हम कहते हैं नोड जेएस। नॉट जस्ट नथिंग, बस वो एक एनवायरनमेंट है, एक आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आपको एक कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स मिलते हैं। वो हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में जाके। जिससे हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, सब बहुत काम कर सकते हैं। फाइल एक वो होता है, एफएस होता है, फाइल सिस्टम मॉड्यूल, कि जिससे हम बैकएंड को मैनेज कर सकें। ये मॉड्यूल्स क्या है? ये शक्तियां हैं। क्या, किस चीज की शक्तियां, किस चीज की पावर, जिससे हम बैकएंड लिख सकें। ये V8 इंजन क्या है? जिसपे हम जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकें, क्योंकि एट द एंड हम जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं बैकएंड के लिए। क्योंकि हमारा मेन आइडिया वही था कि हम जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड पे तो लिखते ही हैं, पर बैकएंड पे भी लिखना चाहते हैं, यानी कि सर्वर साइड पे भी लिखना चाहते हैं। तो Node.js इज जस्ट एन एनवायरनमेंट जो आपको प्रोवाइड कर, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप जेएस को चला रहे, जावास्क्रिप्ट को चला रहे। आई थिंक मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको समझ आने के लिए, और आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो सर अब बात यह है कि आप कह रहे हैं कि नोड जेएस जो है वो कुछ भी नहीं है, वो एट द एंड है जावास्क्रिप्ट ही। बिल्कुल, पर उसके अंदर हमने ऐसी पावर्स दे दी हैं कि जिससे हम बैकएंड लिख सकते। बिल्कुल ऐसी है। तो यानी कि हम पावर्स हमने उसको ऐसी दे दी है कि जिसकी वजह से वो बैकएंड तो लिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो कोर जो एक जावास्क्रिप्ट है ना, उससे वो जाहिर सी बात है। देखिए, पहले जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए था, पर उसको हमने चेंजेस करके हमने बैकएंड के लिए बना दिया कि हम भाई बैकएंड के लिए भी इस्तेमाल करें, फ्रंट एंड के लिए भी करें। तो दोनों जावास्क्रिप्ट में कोई ना कोई फर्क तो हो जाएगा ना। समझ आई बात नहीं है कि हमने पहले जावास्क्रिप्ट इनिशियली फ्रंट एंड के लिए था, उसमें डॉक्यूमेंट का मॉडल ऑब्जेक्ट था, विंडो का ऑब्जेक्ट था, डॉम मैनिपुलेशन थी, वो सब चीजें थी फ्रंट एंड के लिए। अब जब हम बैक एंड के लिए जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं नोड जेएस के एनवायरनमेंट के अंदर, तो जाहिर सी बात है हमारे पास बैकएंड पे हमें कोई फ्रंट एंड तो मैनेज नहीं करना होता, हमें कोई यूआई तो मैनेज नहीं करनी होती। तो हमारे पास ये विंडो का ऑब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट, ये तो फजूल है, ये तो किसी काम की नहीं है। तो अगर आप नोट करें तो जो एक ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट जो है, जो आप ब्राउजर पे लिख रहे होते हैं, उससे कभी कभार कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डिफरेंट लगेंगी जब आप नोट जेएस पे वही कोड लिख रहे हो। समझ आई नहीं आपको बात? जैसे कि अगर आप ब्राउजर पे जाके लिखेंगे कि console.log विंडो, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको वो उसका आउटपुट दे देगा। लेकिन आप नोड के अंदर लिखेंगे ना ये चीज, वो आपको उसका एरर दे देगा इस चीज में। जैसे मैं अगर आपको करके दिखाऊं, तो ये देखें। जैसे पहले मैं आपको यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे डेवलपर टूल्स खोल लिए। अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल जाऊं, ये एक अपनी प्लेन वनीला जावास्क्रिप्ट है।
जो हम ब्राउज़र को समझ आती है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विंडो ऑब्जेक्ट। तो ये इसने आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया पूरा, ठीक है? ये आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ये फंक्शन यहाँ पे इस जावास्क्रिप्ट में जो ब्राउज़र में रन हो रही है बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। ज़बरदस्त, कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं नोड जेएस पे इसको चला के देखूँ। लेकिन नोड जेएस के लिए यहाँ पे नोड लिखना पड़ेगा। अब मैं नोड के एनवायरनमेंट के अंदर आ गया। ठीक है? अब मैं नोड के एनवायरनमेंट के अंदर आ गया। तो अच्छा, इससे हम एक और बात भी सीख सकते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ एक और बात इससे। कि देखिए, अब मुझे ना जैसे अगर मैं यहाँ पे वैसे लिखूँ, यहाँ पे मैं अगर मैं ऐसे लिखूँ कि कंसोल डॉट लॉग हाई, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए? हाई आउटपुट आना चाहिए। आना तो हाई चाहिए लेकिन आएगा नहीं, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे अगेन वही बात आ गई, क्योंकि मेरे मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड नहीं है जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर। जावास्क्रिप्ट का कोई कंपाइलर नहीं होता। उसके लिए हमें नोड जेएस इस्तेमाल करना पड़ता है। नोड जेएस का एक एनवायरनमेंट है, तो उस एनवायरनमेंट को मुझे कॉल करना पड़ेगा, और मैं कॉल कैसे करूंगा? नोड लिख के। अब मैं नोड के एनवायरनमेंट के अंदर अब मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा, यही फंक्शन लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा। ये देखें, कंसोल डॉट लॉग आ गया। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको समझा क्या रहा था वैसे, कि ये जो नोड जेएस जो है वो समटाइम्स डिफरेंट बिहेव करता है आम वनीला जावास्क्रिप्ट से। जैसे भाई आप यहाँ पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिखूं विंडो, तो मुझे एरर मिलेगा, विंडोज नॉट डिफाइंड। हालांकि यही विंडो जो ऑब्जेक्ट है वो इस जावास्क्रिप्ट के अंदर तो है, पर इधर नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि इसकी यही वजह है, क्योंकि वजह यही है, नोड जेएस को हमने जावास्क्रिप्ट को नोड जेएस के लिए ऐसा उसको हमने बना दिया कि वो बैकएंड के लिए हमारे काम आए, ना कि फ्रंट एंड के लिए। फ्रंट एंड के लिए ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट चल रही थी। तो कुछ कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो नोड जेएस में, जो आम वनीला जावास्क्रिप्ट में नहीं है, जो आम वनीला जावास्क्रिप्ट में नोड जेएस में नहीं है। तो समटाइम दे बोथ कैन बिहेव डिफरेंटली। तो ये एक है, लेकिन एट द एंड दोनों हैं जावास्क्रिप्ट ही, ये बात याद रखिए। ये दोनों हैं जावास्क्रिप्ट ही चल रही है। बस नोड जेएस में थोड़ी अलग से हमने एबिलिटीज डाल दी हैं, कुछ चीजें डाल दी, कुछ चीजें निकाल दी। अब जैसे कि इसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, नोड जेएस में ना मॉड्यूल्स होते हैं। आपको बैकएंड जो आपको बैकएंड करने में हेल्प करते हैं, उसका कोड करने में। वही बात है ना, बैकएंड लिखने की आपको शक्तियां चाहिए। वो शक्तियां कहाँ से आ रही हैं? मॉड्यूल से आ रही हैं। जब हमने भी पीछे देखा, गिफ्ट टूल्स फॉर सर्वर साइड। तो अब वो आपको शक्तियां जो हैं, वो आपको फ्रंट एंड पे नहीं मिलेंगी। वो आप जब ब्राउजर के कंसोल पे लिखेंगे, वो सब चीजें तो आपको नहीं मिलेंगी। आप वहां से फाइल को मैनेज नहीं कर सकते, पर यहाँ से कर सकते हैं। तो एटसेट्रा बहुत सारी चीजें हम डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में, कि नोड जेएस जो है वो एक आखिरकार कुछ भी नहीं है, बस एक एक रन टाइम एनवायरनमेंट ही है। वो ना एक फ्रेमवर्क है, ना वो एक लाइब्रेरी, एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जो, देखें, एक ऐसा एनवायरनमेंट है पूरा, ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर हम क्या इस्तेमाल रन कर सकते हैं? जेएस। क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट कोड करनी है। क्यों कोड करनी है? क्योंकि हम उससे चाहते हैं कि हम उसे बैकएंड पे इस्तेमाल करें। फ्रंट एंड पे ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही थी, जैसे से हमने चाहा कि हम उसको बैकएंड पे भी इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हमें नोड जेएस की जरूरत पड़ी। तो ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जो मैंने था, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, बहुत डिटेल में जाके। अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आई, या मेरी वीडियो या कुछ भी आपको सीखने को मिला, तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई, तो आई वुड लाइक टू आंसर। आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उस पर लिख सकते हैं। जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आई, या कुछ आप मुझे आइडियाज़ भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। और आई होप कि आपको मैं चीज़ें समझाया पाया हूँ। अल्लाह हाफिज़।